अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो सारे एलिमेंट्स से बने हैं, लेकिन इस दुनिया में आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले कोई जानदार नहीं था। उस वक्त सिवाय समंदर के, ओशंस के कुछ नहीं था। उनमें भी ये मॉलिक्यूल्स, ये एलिमेंट्स मौजूद थे। और बाद में जब जानदार इवॉल्व हुए तो ये मॉलिक्यूल्स उनकी बॉडी में इन्वॉल्व हो गया और उनकी बॉडी को बनाने में इनका बहुत ज्यादा किरदार है, बहुत ज्यादा इनका रोल है। तो एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी और फ्री फॉर्म में भी। तो एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं तो उनका फायदा क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज एडमिशन, मॉर्फोजेनेसिस और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन तमाम केमिकल प्रोसेसेस के लिए मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उन रिएक्शन की वजह से ही जानदार का सर्वाइवल, हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनमें से कुछ की एग्जांपल दी गई, जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में वो हार्मोन आते हैं, वो एंजाइम आते हैं जो हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे बनते हैं। इसके बाद हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, एक है बायोकेमिस्ट्री और एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दोनों ब्रांचेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा इनको अगर हम डीपली स्टडी करें तो बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। जानदारों में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी अगर स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायो मीन जानदार और केमिस्ट्री में उनकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना। और इसमें हम जीन्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो कौन सी जीन है और उनका प्रोडक्ट क्या होगा उसकी स्टडी भी हम इसी में करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिहाज से है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, किसके, मॉलिक्यूल के, जितने भी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जीन्स पाई जाती हैं, जीन्स का प्रोडक्ट का क्या स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे वो काम करेगी, इन सारी चीजों की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस occurring in living organism। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस कि बायोकेमिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें तो हमें क्या फायदा होता है। तो बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने पर हम मुख्तलिफ स्टेप्स, मुख्तलिफ ब्रांचेस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी को स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है तो हम कर सकते हैं। हमने उनके टिश्यूज को स्टडी करना है, उनके ऑर्गन्स को स्टडी करना है, उनके फंक्शंस को स्टडी करना हम कर सकते हैं। हम जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक मीन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि जानदारों में जो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक जानदार में कौन से कैरेक्टर हैं और वो किस तरह से दूसरे जानदार में ट्रांसफर होंगे, इनको स्टडी करते हैं। तो एग्जांपल दीजिए कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम स्टडी करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो सिंपल सब्सटेंसेस का डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी मूवमेंट होती है वो इस पे डिपेंड करती है, जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस और सेल डिवीजन। ये तमाम स्टेप्स, ये तमाम प्रोसेस जो जितने भी जानदार है सब में होते हैं। और इन तमाम की स्टडी को अगर हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर ले तो हमें ये सारे स्टेप्स इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के हैं,
इस तरह से प्रोटीन भी मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन इनमें हार्मोन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, तीन तरह के प्रोटीन इन नेचर कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीमर्स हैं और हमारी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स सारे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में वाटर हमारी बॉडी में पाया जाता है, गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जानवर में पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा एसिड्स हैं, H3PO4 है, HCl है, बेसिस हैं और साल्ट्स हैं, बहुत सारे साल्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फर्दर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें उनकी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से, तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि कितनी तरह के जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो मेजर कैटेगरी है वो दो कैटेगरी, एक जो जानदार पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक और दूसरे हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं बैक्टीरिया की और यूकैरियोटिक में बात करते हैं मैमेलियन सेल की। ये दो तरह के जानदार हैं जो यहाँ पे मेजर इन्वॉल्व है, जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। अब इनमें अगर हम वाटर की कंपोजिशन देखें तो वाटर दोनों में 70% है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन को स्टडी करें तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सेल। जैसे कि प्रोकैरियोट है उसमें 15% प्रोटीन है, 15% प्रोटीन है। अगर हम पूरे सेल का ड्राई वेट लें तो उसमें 15% वेट वेट है, इसमें वाटर भी इंक्लूड है। 30% वाटर है, बाकी सारे का सारा क्या है, 70% वाटर है, 30% बाकी सारे कंपाउंड है। उनमें 15% ये प्रोटीन है और मैमेलियन सेल में 18% प्रोटीन है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोकैरियोटिक सेल में 3% है और इनमें 4% है। लिपिड्स जो है प्रोकैरियोट्स में 2% है और यूकैरियोट्स में 3% है। इस तरह से डीएनए है तो इसमें कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है और इसमें कंसंट्रेशन कम है। इन द सेम वे आरएनए है तो आरएनए की कंसंट्रेशन भी इसमें ज्यादा और इसमें उसकी कंसंट्रेशन 1.5 है। जिसमें आरएनए 6% है उसमें 1.5 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने एग्जांपल पहले भी दिए, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है वो सारे के सारे 2% इसमें और 2% इसमें है। इन द सेम वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और इनकी परसेंटेज कितनी होती है 1%। इस तरह से हमारी बॉडी में बेशुमार केमिकल्स पाए जाते हैं, इनकी परसेंटेज हर जानदार में डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें केमिकल कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस के, इनका क्या रोल है, हमने पहले पढ़ा है कि जो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तमाम को इकट्ठा हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन जो कि सीजलेस हैं, क्योंकि सीजलेस इसलिए अगर वो रुक जाते हैं हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो उनके सीजलेस रिएक्शन की वजह से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन तमाम सीजलेस रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, या तो कैटाबॉलिज्म हो रही है या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटते हैं और सिंपल कंपाउंड बनते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी रिलीजिंग स्टेप होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ADP बनती है। ये एक सिंपल सा स्टेप है। एग्जांपल के तौर पे ये रेस्पिरेशन है और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है कि ये सारे जानदारों में रिएक्शन होता है, जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं सब में ये प्रोसेस होता है जिसमें खुराक को, फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब वो अलग बात है वो एरोबिक है या एनारोबिक है, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोसेस सब में ही होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेसेस में सिंपल कंपाउंड्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। मतलब ये एनर्जी स्टोरिंग स्टेप है, एनर्जी कंजर्विंग स्टेप है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है। जो कैटाबॉलिज्म है वो एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है। तो ये तो था बेटा हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री और कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के स्टडी की है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पे स्टडी करेंगे। तो वो आने वाला लेक्चर आपको भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उसको लाइक करना है।